हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई चीज़ को समझने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, और हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स के। ठीक है, तो उसी के तहत हम लोग एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एक नई जानकारी, एक नई चमत्कारिक खोज को देखेंगे फ्लूइड की। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप सभी लोग जानते हो, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होगे मेरे हाथ में क्या है, और आप सभी लोग जानते हो कि ये पानी है। ठीक है, ये सबको पता है ये पानी है, बिल्कुल सर पानी है। अब इसमें नई चीज़ क्या है, तो नई चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नई चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि आप देखते हो पानी के अंदर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हो, तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को डाल रहा हूँ, ठीक है, ये इंक का बॉटल है, इसको मैं इसके अंदर ऐसे डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, क्या इसके अंदर डूब रहा है? नहीं, ये इसके अंदर डूब नहीं रहा है, ये इसके अंदर क्या है, यहीं पे रुका हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अगर सपोज कर लो इसके जगह पे मैं कोई और ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ताला है, हो सकता है ये बाद में ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। इसकी चाबी निकाल लीजिए, देखिए आज निकल जाएगा, गुड। अब मैं इस ताले को डाल रहा हूँ, लेकिन ये ताला यहाँ पे नहीं रुका, जबकि ये जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये इंक का डब्बा, ये क्या है, इसके ऊपर तैर रहा है, जबकि वो जो ताला है वो कहाँ चला गया, डायरेक्ट अंदर। दिखाइए, ताला देखिए एकदम अंदर है, बॉटम पे है। ठीक है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको समझना है हमको। क्लियर है कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं डूब रहा है और वो ताला क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। ओके, चलिए इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, एक्चुअल में पानी के अंदर एक फिनोमिना उत्पन्न होता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बायोंसी या उत्प्लावकता। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। एक्चुअल में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ज्यों ही वो पानी के अंदर जाता है या ज्यों ही वो पानी के सरफेस पे जाता है, तो पानी का सरफेस या पानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? एक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, सपोज कर लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को डाला और वो ऑब्जेक्ट इस हाइट पे आके रुका हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे डाला और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पे रखो या पानी के अंदर डालो, तो मैंने अभी जस्ट बोला, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद फील करोगे और वो ऑब्जेक्ट भी फील करेगा कि कोई तो है जो मुझे नीचे से ऊपर की ओर ढकेल रहा है। समझ पा रहे हैं? आप खुद पानी में जाते हो, आप तालाब में जब जाते हो, तो आप देख रहे होगे कि जब आप अपनी बॉडी को फ्रीली छोड़ दो तो आपको ये फील होगा कि आपकी बॉडी को कोई नीचे गिरने से रोक रहा है। यस सर नो? हाँ या ना? है ना? आप अगर मान लीजिए एक स्विमिंग पूल में कूदते हैं, है ना, स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है और उसमें आप नहाने के लिए कूदते हैं, ठीक है, तो क्या आप तुरंत नीचे जाके सरफेस से टकरा जाते हैं? नहीं ना? अगर पानी नहीं है, अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल में पानी नहीं है और आप कूद गए, तो क्या होगा? तब डायरेक्ट आप किससे कांटेक्ट में आएंगे? सरफेस के। लेकिन अगर पानी भरा है तब ये पानी आपको अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, है ना? इसका मतलब पानी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? और ये जो पानी फोर्स लगा रहा है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोंसी। समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना? कि भैया पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, देखो मैंने बोला पहले पानी के बाद फिर क्या बोला? लिक्विड, और लिक्विड के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लूइड। ठीक है ना? तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड में आएगा लिक्विड, और लिक्विड में हम किसको लेके चलेंगे? पानी, क्योंकि चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है ना? तो पानी के अंदर उत्पन्न होने वाला जो फोर्स है,
यानी पानी अपने अंदर क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है एक फोर्स को, जो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर आने से रोक रहा है। ठीक है, उस फोर्स को एक अलग नाम देते हैं, लेकिन उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंसी। और वो फोर्स क्या कहलाता है, तो पानी जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर डूबने से रोकने के लिए, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोंट फोर्स। कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्स। ठीक है, और बायोंट फोर्स एक्सर्ट करने की जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग बायोंसी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा सर कि इस बायोंट फोर्स के कारण कैसे, जैसे कि अभी हम लोगों ने वो नहीं समझा जो समझना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या पानी के अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। तो पानी के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं हम लोग, बायोंसी। कि भैया किसी भी लिक्विड के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो उस ऑब्जेक्ट को डूबने से वो लिक्विड क्या करेगा, रोकेगा। और वो क्या कर रहा होगा, उसको ऊपर की ओर ढकेल रहा होगा, यानी ऊपर की ओर उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट कर रहा होगा। यस और नो, है ना। और उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, बायोंट फोर्स, उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब समझते हैं कि ये जो उत्प्लावन बल है वो कितना होता है। ठीक है, जब हम इसको पकड़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ताला क्यों डूब गया और वो जो ऑब्जेक्ट था वो तैर क्यों रहा था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इतना डूबा हुआ है, यहाँ पे डूबा हुआ है। तो अगर ये डूबा हुआ है तो इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे दो तरीके से फोर्सेस या प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, एक तो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा इधर से, नीचे से, जो चाह रहा होगा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर ढकेल रहा होगा। और एक तो ऊपर से नीचे की ओर। सर ये क्या बोल दिया, बिल्कुल इतना समझ में आ रहा है जो मैंने बात बोली। तो सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ मैंने ऐसे मान लिया, एज्यूम नहीं किया कि मैंने पानी के एकदम बीचों बीच है, बस पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये मैंने बोला। समझ पा रहे हैं, पूरा डूबा नहीं है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। सबमरीन जानते हैं, सबमरीन एकदम पानी के नीचे रहता है, नहीं, सबमरीन जो जहाजें होती हैं, सबमरीन जो समुद्र के अंदर चलती हैं, वो पानी के अंदर क्या होती हैं, टोटली डूबी होती हैं, नहीं तैर रही होती हैं, है ना, लेकिन बस पानी के अंदर होती हैं। सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पानी के अंदर है, क्योंकि मैं अगर ऊपर से तुमको फील कराऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पानी के अंदर गया, जैसे यही ऑब्जेक्ट है, जब पानी के अंदर जाएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको मैं पानी के अंदर लेके जाऊँगा, तो लेके जाने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट को फोर्स एक फील हो रहा है, मैं नीचे की ओर लेके जा रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि ये ऐसा मुझे फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, और आप खुद करके देखिएगा कि कोई तो फोर्स है जो इसको कहाँ ढकेल रहा है, ऊपर की ओर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो आखिर क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको समझिएगा। इसका मतलब नीचे से कोई प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वही तो मैंने बोला कि नीचे से कोई प्रेशर जनरेट कर रहा है। समझ पा रहे हैं, मतलब जितना मैं नीचे जाऊंगा उतना ही मुझे नीचे से प्रेशर फील होगा, होगा कि नहीं होगा। लिक्विड प्रेशर जनरेट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यानी नीचे से ऊपर की ओर एक प्रेशर जनरेट होगा, मैं इसको ले लेता हूँ P1, इसको मैंने क्या ले लिया, P1। ठीक है, और ऊपर से भी नीचे की ओर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो मैं इसको मान लेता हूँ कितना है, P2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऊपर से नीचे की ओर क्यों लग रहा है। सीधी बात है भाई, लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड नीचे की ओर फोर्स तो जनरेट करेगा ना, ये तो करेंगे ना। ये जितने पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में रहेंगे वो क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे की ओर जनरेट तो करेंगे ना प्रेशर। इतना तो समझ में आ रहा है। तो दो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, एक तो P2 और एक तो P1। P1 कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और P2 कहाँ लग रहा है। क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का अपना एक सरफेस एरिया होगा, मतलब अपना एक एरिया होगा, तो मैंने इसके एरिया को मान लिया A है, वो कितना मान लिया, A। और इसका अपना एक हाइट भी होगा, बिल्कुल होगा, तो मैंने इसकी हाइट को मान लिया H। क्या मान लिया, H। ठीक है, और ये ऊपर से H1 हाइट पे डूबा हुआ है, कितने हाइट पे, H1 हाइट पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो P2 है और ये P1 है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा। P2 वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा कि P1 वाले का प्रेशर ज़्यादा। P1 वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा, सीधी बात है ना भाई। कैसे,
भाई जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना ही लिक्विड का प्रेशर बढ़ते जाता है। यस सर नो? अरे भाई इतना तो हम लोग पढ़ के आए, प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है सर? पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। यस सर नो? प्रेशर इन लिक्विड कितना होता है? पी नॉट प्लस रो जी एच। जितना हम नीचे जाएंगे, जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना? ये हाइट मतलब ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, नहीं देखते, इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको, ठीक है? तो जितना हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने का मतलब हाइट बढ़ रही है हमारे अनुसार, ठीक है? तो प्रेशर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यानी P1 का प्रेशर क्या होगा? P2 से ज़्यादा होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हाइट, मोर, मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, मोर हाइट देन P1, ठीक है? सॉरी P2। क्लियर है? यानी P1 ज़्यादा फोर्स लगा, प्रेशर जनरेट कर रहा होगा P2 से। चलिए अब अगर मैं पता करना चाहूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी टोटल कितना प्रेशर है, अपवर्ड डायरेक्शन में कि लोअर डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि P1 ज़्यादा है किससे? P2 से। तो P1 की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। यस और नो? ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं नेट अपवर्ड फोर्स की, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स या नेट अपवर्ड प्रेशर, प्रेशर पहले लेते हैं। तो नेट अपवर्ड प्रेशर कितना होगा भैया? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, P1 में से P2 को घटा दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसके ऊपर एग्जैक्ट कितना प्रेशर लग रहा है। भाई वो इधर दबा रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है? तो इस वाले में से इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है? तो P1 माइनस P2, तो नेट अपवर्ड प्रेशर कितना मिल जाएगा हमको? P1 माइनस P2। लेकिन हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। यस और नो? तो हम नेट अपवर्ड फोर्स निकालेंगे, और नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा भाई बताइए सर? वो हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू A2, सॉरी A इंटू A, है कि नहीं है? बिकॉज प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का मतलब प्रेशर इंटू एरिया। इस ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है? A है, ये एज्यूम किया है, तो क्या होगा? सीधी बात है सर, A से जब मल्टीप्लाई कर दोगे इस पे, अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, टोटल फोर्स कितना लग रहा है सर? टोटल प्रेशर कितना है? इतना है, और इस प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एरिया से, तो क्या मिल जाएगा मुझे? नेट अपवर्ड फोर्स। क्लियर है? यस और नो? अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से P1 और P2 को क्या कर सकता हूँ? डिराइव कर सकता हूँ। P1 और P2 को अभी डिराइव नहीं किया गया। P1 और P2 को चाहे मतलब यहाँ पे चाहिए कि क्या कर दिया जाए? डिराइव कर दिया जाए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता कितना है सर? रो जी एच होता है कि नहीं होता है? रो जी एच होता है। अभी आप लोग कहेंगे सर P0 तो लिया नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है? रो जी एच, एच क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की हाइट। क्लियर है? तो उसको लेके आ जाओ और इसकी जगह पे रख दो रो जी एच इंटू ए। अब आपके मन में क्वेश्चन एक और उठना चाहिए, और वो उठना चाहिए किसका? रो का, कि रो किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा कि लिक्विड का होगा? सर लिक्विड का होगा। ये रो किसका होगा? ये लिक्विड का होगा। सब पकड़िएगा ध्यान से, अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये किसका रो है, यानी किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है। तो लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए हो गया। थोड़ा सा और हम अच्छे से डेराइव कर लें, बिल्कुल इसको और अच्छे से डेराइव करेंगे हम लोग। तो अगर रो इंटू रो लिक्विड, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रो इंटू लिक्विड, और देखो एच मत लिखो, इसको स्मॉल एच नहीं, ये एच किसका है? ये हाइट है किसका? उस ऑब्जेक्ट का, तो एच लिखेंगे, और एच इंटू ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एरिया इंटू हाइट, भाई एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? तो एरिया इंटू हाइट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसका बना है? वॉल्यूम किसका है सर? ये ऑब्जेक्ट का है कि नहीं है? इंटू एच, सॉरी जी इंटू जी, हो गया। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड में देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है?
डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इस वॉल्यूम को इधर भेज दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सर मास, यानी मास इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू वी कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा, यस और नो। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा है ना, रो, मतलब यहाँ से इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास, क्या मिल जाएगा, मास, यानी m और यहाँ पे क्या हो जाएगा g। क्लियर है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे याद रखना m इज इक्वल टू, ध्यान देना m इज इक्वल टू क्या, m इज इक्वल टू यहाँ पे है रो लिक्विड इंटू v ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी सी मिस्ट्री है आपके लिए, समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे जो m है उसमें जो रो है यानी डेंसिटी है वो किसकी है, लिक्विड की है, और वॉल्यूम किसका है, ऑब्जेक्ट का है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से आपको मिल जाएगा नेट अपवर्ड फोर्स, और नेट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड योर बायंट फोर्स, यानी यही आपका क्या है, बायंट फोर्स है, यही वो फोर्स है जो कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, यस और नो, समझ में आ गया। 4 बार पूछ चुका हूँ मैं, है ना, और 5वीं बार मैं पूछूंगा नहीं, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए तो आप कुछ भी मान लेंगे, बहुत अच्छी बात है ना। दैट इज पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई मास तब आएगा जब सेम ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हो, सेम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। लिक्विड का हम डेंसिटी ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, क्या ये ऑब्जेक्ट का मास बता देगा, क्या ये लिक्विड का मास बता देगा, नहीं, है ना, असंभव है। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पे हमको कभी भी गलती से ये सब चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत बार हमने देखे हुए हैं कि ये चीज़ें हो रही होती हैं हम लोगों के साथ आसपास और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गया, रो इंटू वी इंटू जी होगा, और रो क्या होगा सर, किसका होगा, ये लिक्विड का, और वी किसका होगा, बस ये याद रखो, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या होगा, बायंट फोर्स, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायंट फोर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा आपको दिमाग ना दौड़ाना पड़े। ध्यान दीजिएगा, चारों ओर पानी है, इस पानी में क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने डाला, इसको छोड़ो, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है h और एरिया कितना है इसका a है, इसके ऊपर 2 प्रेशर लग रहा है, एक तो नीचे की ओर P1 और ऊपर की ओर P2, सॉरी इसको P2 मैंने माना था, इसको P1 माना था, और P1 बड़ा था P2 से, तो हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर टोटल नेट अपवर्ड प्रेशर कितना आ रहा है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, तो P1 माइनस P2 से, और ये किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाएगा, मैं अगर उसको उसके फोर्स को निकालूं तो P1 माइनस P2 यानी जो टोटल प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर घटाने के बाद जो आ रहा है वही प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा ऊपर की ओर, उसमें मैं अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा मुझे फोर्स, क्या मिल जाएगा, फोर्स। और इस फोर्स में मैंने देखा कि H इंटू ए, H इंटू ए मतलब क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ऑब्जेक्ट का एरिया है, और एरिया इंटू हाइट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, वॉल्यूम। ये सब बातें याद रखेंगे, एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, और दूसरी बात कि सर P इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। ये चीज़ यहाँ भी लिखी है, ठीक है, तो वही किया मैंने और मिल गया मुझे। और ये जो फोर्स नज़र आ रहा है ये किस में होगा, न्यूटन में होगा, और ये बायंट फोर्स होगा। ये बायंट फोर्स किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है, क्लियर है। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब कहाँ पे डुबो रहे होते हैं, पानी के अंदर, तो उसके ऊपर ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, अभी तो हमने ये देखा कि पानी जो फोर्स लगाता है वो कितना लगाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अब आ रहा होगा आपके माइंड में कि अभी भी डूबता और नहीं डूबते वाला अभी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अभी भी कोई ऑब्जेक्ट डूब रहा है नहीं डूब रहा है, ये कहाँ से फाइनल हुआ, ठीक है। इस पे काम करना है हमको। अभी हम इस क्वेश्चन को तुरंत अगर समझ लेंगे ना तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, फिर बाकी टॉपिक निरर्थक हो जाएंगे, ठीक है।
तो अभी हम सिर्फ ये पकड़ के चलेंगे कि बायोंट फोर्स लग रहा है भाई, ये नहीं तुरंत सीख लेंगे कि आखिर क्यों डूब रहा है क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि ट्विस्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? उसको थोड़ा सा और खींचते हैं। अब इस बायोंट फोर्स से जानते हो क्या हो रहा होगा? इस बायोंट फोर्स से जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा होगा ना, यानी पानी के अंदर जा रहा होगा, तो उसके वेट में कमी आ रही होगी। अब ये क्या मैटर है, समझ पा रहे हो? जब तुम पानी के अंदर जाओगे ना, कूदोगे, स्विमिंग पूल में तुम कूद जाओ और अपने आप को फ्रीली छोड़ दो, ज़्यादा देर तक मत छोड़ना, ठीक है? तो तुमको क्या फील होगा? तुमको ये फील होगा कि पानी के ऊपर तुम तैर रहे हो और तुम बहुत हल्के हो गए हो। यस और नो? हाँ या ना? नॉर्मली जैसे रहते हो, नॉर्मली ज़मीन पे तुम लेटे रहो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पानी के अंदर वही लेटो, क्या लगेगा तुमको? कि हम हल्के हो रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? क्यों हल्के हो रहे हैं? क्योंकि हमको ये फील हो रहा होगा कि हमारा जो वेट है वो क्या हो रहा होगा? कम। तो वेट वो कम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस बायोंट फोर्स, क्योंकि पानी क्या लगा रहा है? फोर्स। भाई वेट होता क्या है? क्वेश्चन है मेरा, वेट क्या होता है? एम जी, जो धरती में खींच रही है वही तो है ना? समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा सा बात करूँ उस पर? चलिए, गुड, वेरी गुड। देखो, नॉर्मली अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एक सरफेस पे रखूँ, सरफेस पे जिसका मास क्या है? m है, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? mg। यही इसका वेट होगा? यस और नो? हाँ या ना भाई? mg ही होगा। क्लियर है? अच्छा, यानी इसका वेट mg होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा सर? ये तो सरफेस पे रखा गया था, तब तो इसका वेट ये था, लेकिन जब हम इस सरफेस पे रखते हैं तो हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होता है, और वो कौन होता है? mg। नीचे की ओर एक ही फोर्स लग रहा होता है, कोई और फोर्स तो आ नहीं रहा है। अब आप कहेंगे सर नॉर्मल आता है, तो नॉर्मल इसके वेट में कमी करने के लिए नहीं आता है, वो दूसरा कारण है। समझ पा रहे हैं ना? उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर उसको मैं कम करूँगा, वो दूसरे कारण के लिए आता है। उसका कारण क्या होता है कि भैया सरफेस को ये दबा रहा होता है, तो सरफेस उसके कंडीशन में, उस कंडीशन में इसको मतलब अपने आप को दबने से बचाने के लिए वो फोर्स लगा रहा होता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब पानी के अंदर जाता है तो एक्चुअल में जो पानी होता है, देखो एक्चुअल में जो मेन कहानी होती है वो पानी सही तरीके से सॉल्व करता है। मान लो अब इसी को हम पानी के ऊपर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? पानी के ऊपर। तो नॉर्मली जब हम पानी के ऊपर रख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तब क्या हो रहा है भाई? आपको पता है कि ये जो mg है वो क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, हाँ या ना? ये धरती मैया द्वारा लगाया गया बल है, और धरती मैया किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रही होती है? नीचे। लेकिन जब ये पानी में रखा जाता है तो ये नीचे नहीं आ पाता है। अभी ये नीचे है ना, यहाँ पे यानी सरफेस पे है। सरफेस पे इसका मतलब धरती में खींच के एकदम अपने पास रखी हुई है ना? और नॉर्मल क्या इसको दूर कर पा रहा है धरती में से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धरती में से दूर करने का काम नहीं करता है नॉर्मल। लेकिन अभी बीच में क्या आ गया? पानी। और जब पानी में हम इस ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो क्या होगा? तब ये ऑब्जेक्ट पूर्णतः नीचे नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि पानी अंदर से, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? बायोन्सी की। उसके कारण ये क्या कर रहा होगा? बायोंट फोर्स किधर की ओर? ऊपर की ओर लगा रहा होगा, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को ये चाहता है कि ये नीचे ना जाए। और धरती में ये कहाँ खींच रही है? नीचे। समझ पा रहे हो? तो नीचे की ओर mg है और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स है? बायोंट फोर्स है। यस और नो? दिख रहा है? तो ये बायोंट फोर्स और ये mg के बीच में क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। समझ पा रहे हैं? और इस अपोजिट फोर्स के कारण ये जो टोटल फोर्स है इसका क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि mg को थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा? कम, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर लगा रहा है कि नहीं है? जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होंगे? नेट जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा? क्या होगा? दोनों का माइनस होगा, है कि नहीं है? और यानी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि mg पूरा पूरा नजर आएगा या बायोन्सी फोर्स पूरा पूरा नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम। और वो जो कम हुआ है वही आपकी वेट में क्या कर रहा है? कमी। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये टांग के रखा है ऊपर की ओर, नीचे आने ही नहीं दे रहा है, तो आपका वेट उतना रहेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और उस वेट को हम लोग बोलते हैं अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट। ठीक है, अब वो अपरेंट वेट कैसे पता चलेगा? तो आपके रियल वेट में से इस बायोन्स फोर्स को हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो फिर हमको मिल जाएगा अपरेंट वेट। यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल। तो उसको भी समझ लें हम लोग।
वही तो समझ रहे हैं सर, इसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम लास्ट में डेफिनेशन लिख देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे आप। तो कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि डेफिनेशन तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। तो अब अपरेंट वेट, यानी अपरेंट वेट का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई बोल दे अपरेंट वेट मतलब कि वेट में कमी कितनी आई है, भार में कमी, भार में कमी, तो कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे सर? रियल वेट में से, रियल वेट में से क्या कर देंगे? बायोंट फोर्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यस और नो? माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अपरेंट वेट, भार में कमी, कि भार में कमी कितनी आई है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। एक बार पुनः देख लीजिएगा, ये पानी की सरफेस है, इस सरफेस के अंदर मैंने किसको डाल दिया है? मैंने डाल दिया है किसी ऑब्जेक्ट को। जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो नीचे की ओर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बायोस फोर्स। ठीक है, दोनों में टक्कर होगी। ठीक है, तो क्या होगा? इस mg में से थोड़ा सा बायोन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब अगर इतनी बात समझ लिए ना, तो एक बात यहाँ पे फील हो जाएगी तुमको। अभी भी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि डूबा क्यों है, लेकिन फील तो हो जाएगा, फील हो जाएगा। जैसे समझना फील कैसे होगा। मान लो अगर रियल वेट बायोंट फोर्स से, रियल वेट बायोंट फोर्स से ज़्यादा है, समझना ध्यान से, रियल वेट बायोंट फोर्स से। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा सर ये वेट बोल रहे हो और इधर फोर्स बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वेट इज आल्सो अ फोर्स, ये भी क्या है? फोर्स ही है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, आया ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, और कुछ तो है नहीं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बायोंट फोर्स है, ये दोनों फोर्स ही हैं। अब मान लो धरती में ये जो खींच रही है, जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को, जिसको तुम अपना वेट बोल रहे हो, रियल वेट बोल रहे हो, ठीक है, और ऊपर की ओर कौन लगा रहा है फोर्स? पानी लगा रहा है फोर्स, बायोंट फोर्स। सपोज कर लो तुम्हारा जो रियल वेट है वो बायोंट फोर्स से क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो 100% ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे, यानी धरती मैया की जीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझना ध्यान से, धरती मैया की जीत हो गई और वो क्या कर लेंगी? सटा देंगी सरफेस से, हाँ या ना। भाई धरती मैया का पूरा प्रोस्पेक्टा क्या है कि कांटेक्ट में रखना आपने, है, हाँ या ना। और कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है जब धरती मैया का जो लगाया गया जो फोर्स है उस पर सही तरीके से काम कर रहा हो। और सही तरीके से काम करने से रोक कौन रहा है? बायोंट फोर्स। अगर इस बायोंट फोर्स की औकात जो है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? कम है, बहुत कम है। तो 100% धरती में उसको कहाँ बुला लेंगी? सरफेस पे, यानी वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे। यस और नो? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यस और नो? मैं 2-3 केस आपको, 3 केस बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला केस, अगर मेरा mg क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए बायोंट फोर्स से, तो 100% ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? डूब जाएगा। डूब जाएगा और कहाँ चला जाएगा? अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ कि उस कंडीशन में देखो वेट में तो कमी आएगी, वो उसमें कोई दुविधा नहीं है। इसके लिए मत कहिएगा कि वेट में कमी नहीं आई, वेट में तो कमी आ रही है, बायोंट फोर्स लग रहा है, बायोंट फोर्स लगेगा तो 100% कमी आएगी। लेकिन उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, डूब जाएगा, सीधा लिखिए, डूब जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि जितना धरती में फोर्स लगा रही है उतना ही बायोंट फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट ना डूबेगा। डूबने का मतलब ध्यान से समझना, अर्थ के सरफेस पे चला जाएगा, अर्थ कह रहा हूं मैं, कंटेनर के सरफेस पे, कंटेनर के सरफेस पे, ठीक है ना, कंटेनर के सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन mg अगर बराबर हो गया बायोंट फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट उसी में तैरेगा, डूब के तैरेगा। जैसे सबमरीन चलती है, सबमरीन क्या होती है? पानी के अंदर ही होती है, तैर रही होती है, डूबती नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? पानी के अंदर ही चल रही होती है। जैसे सपोज कर लो ये समुद्र का लेवल है, ये समुद्र का क्या है? सरफेस है। नहीं सरफेस आ रहा है क्या? अच्छा, तब तो mg भी इधर नहीं आ रहा, वो आ रहा था। कैमरा टेढ़ा है क्या? अभी आ रहा है समुद्र का लेवल। ठीक है, ये समुद्र का सरफेस है, सी का सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये अपर सरफेस। ठीक है, सबमरीन जो होती है वो सबमरीन यहाँ पे ऐसे चल रही होती है बीच में, मतलब ऐसे मान लो सबमरीन है। ठीक है,
सबमरीन नीचे नहीं जाती है और ना ही ये ऊपर, उसी में डूब के तैर रही होती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि सर mg और बायोंट फोर्स क्या होंगे, तो ना ये खींच पा रहा होगा नीचे, mg ना नीचे खींच पा रहा होगा, ना बायोंट फोर्स ऊपर भेज पा रहा होगा। ऊपर भेजने का मतलब देखो, बायोंट फोर्स की जीत होने का मतलब वो डूबने ही नहीं देगा, समझ पा रहे हो। बायोंट फोर्स तगड़ा तो इसका मतलब वो डूबने नहीं देगा, और mg तगड़ा तो उभरने नहीं देगा, समझ पा रहे हो ना, ऊपर जाने ही नहीं देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब mg और bf अगर बराबर हो गए तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं भैया, ऑब्जेक्ट तैरेगा, ठीक है, तैरेगा, लेकिन कैसे तैरेगा, डूब के तैरेगा, जैसे सबमरीन तैर रही है। और अगर बायोंस फोर्स तगड़ा हो गया तब, बायोंस फोर्स क्या हो गया, तगड़ा हो गया तब, बायोंस फोर्स तगड़ा और mg छोटा, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डूबेगा ही नहीं, डूबेगा नहीं, तैरेगा, ठीक है, सीधा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब एक बार पुनः आप इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो अब आप समझ सकते हो। अभी भी मैंने पूरी कहानी नहीं बताई है, अभी तो आधी कहानी पे भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इतने पे आपको फील आ जा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ और भी बातें हमको समझानी है। जैसे देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा ऊपर क्लियर दिख रहा है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, ड्रॉप किया, ध्यान से देखिए, क्या ये ऑब्जेक्ट डूब गया, नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, नहीं। इसके ऊपर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, नाव वगैरह ऐसे ही तो तैर रही होती हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है सर बायोंसी, देखिए थोड़ा सा बस डूबा है इसका पोर्शन, ज़्यादा नहीं डूब रहा है, यस और नो। इसका मतलब बायोंसी फोर्स क्या है, तगड़ा है इसके mg से, यस और नो, हाँ या ना। और मान लो अगर मैं ताला डाल दूँ तब, इसमें ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। थोड़ा और पानी डालिए इसमें, भर दीजिए इसको, एक सेकेंड एमर्स, बस भर दीजिए। दिख रहा है तो कैमरे का एंगल थोड़ा सा इधर करिए, क्लियर दिख रहा है। तो तलवा डूबेगा, दिखाई नहीं देगा, दिखेगा, देखिए। अब देखिए मैं ताले को ड्रॉप करूंगा तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट चला गया कंटेनर के सरफेस पे। कारण क्या है, mg ज़्यादा है, बायोंट फोर्स कम लग पा रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ठीक ठीक है, वो दीजिए। आई होप कई सारे फिनोमेना आपने समझ लिए होंगे। चलिए देखिएगा, तो अगर इन तीनों कंडीशन को अगर आप पकड़ पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और फील करा पाऊंगा, अरे क्या क्या करवा रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छे से करवा रहा हूँ। जैसा अभी आप सभी लोग समझे कि बायोंसी फोर्स के लिए मैंने ये फालतू आइडिया दिया था, ठीक है, इस आइडिया को हटाते हैं। अभी हम जस्ट देखे हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम डुबा रहे हैं पानी के अंदर, है ना, ठीक है, तो बस इतना ऑब्जेक्ट को रखो जिसकी हाइट कितनी है, h है, और एरिया कितना है, a है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम वॉल्यूम निकालें हैं या ये वो, तो अगर हम मास निकालें, सिंपली मास निकालें विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है ना। तो मैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालूँ तो कितना मिलेगा मुझे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या मिलेगा मुझे सर, वो मुझे मिलेगा रो इंटू वी मिलेगा। और इसमें वी क्या होना चाहिए, वी ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहता हूँ, और डेंसिटी भी उसकी कितनी होनी चाहिए सर, डेंसिटी भी किसकी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है ना, ठीक है। तो मैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट रखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो ऑब्जेक्ट इंटू वी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये mg जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मास m है तो नीचे की ओर इसके ऊपर mg लग रहा होगा, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, बायोंट फोर्स। यहाँ पे ये बोला है कि mg अगर बड़ा है बायोंट फोर्स से, mg अगर बड़ा है बायोंट फोर्स से, थोड़ा सा फील करिएगा, mg अगर बड़ा है बायोंट फोर्स से तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होगा डूब जाएगा। थोड़ा सा इसी को मैं पीछे लेके आता हूँ, और m के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, रो लिखूंगा ऑब्जेक्ट का, और v लिखूंगा ऑब्जेक्ट का, लिखूंगा, बगल में क्या है
जी है तो जी लिख दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे कर लो और बी एफ लिखो। बी एफ क्या है सर? रो है लिक्विड का इनटू वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का और जी, यही तो होता है। लिख देता हूं मैं भाई, क्या होता है सर? रो लिक्विड का इनटू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इनटू जी, होता है कि नहीं होता है? ये सर नो, तो मैं यहाँ पे रख दूं और अगर मैं इसको काटूं तो कटेगा, कटेगा बिल्कुल। वीओ से वीओ कैंसिल, जी से जी कैंसिल। क्या लिख के आ गया सर? ये आ गया रो ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। समझ में आ गया? ये जो निकालना था ये निकालना था, ये समझना था आपको। समझ पा रहे हो? अब ये क्या बता रहा है? अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखा हूं और इसी को मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। समझ में आ गया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो बात मैंने बताई है अब समझ में आ रही होगी। ताला क्यों डूबा? क्योंकि ताले की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा थी, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, वेरी गुड। और इसी केस को, यानी अब यहाँ पे इतनी बात समझने के बाद मैं अगर सेकंड केस पे जाऊँ, सेकंड केस मतलब यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा? इतना आप नोट करते जाएंगे, जितना आप नोट करते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। हाँ देखिए, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आप नोट करते जाइए, नहीं तो फिर फंसना तय है। चलिए, ये फर्स्ट केस है कि जब मेरा जो रो ऑब्जेक्ट है, रो ऑफ लिक्विड से, ठीक है, वो क्या हो? ज़्यादा हो। फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस कहाँ से लेके आऊँगा मैं? यहाँ पे mg में बराबर किया हूँ बी एफ के। m की जगह पे मैं पुनः लिखूंगा रो ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज इक्वल टू वाई फोर्स क्या है सर? रो ऑफ लिक्विड, यस आर नो, इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी। जी से जी कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल। क्या मिला मुझे? रो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रो लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि लिक्विड की डेंसिटी से क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है, सॉरी बराबर है। क्या है? बराबर है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा क्या करेगा? डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं का मतलब ये होता है कि सरफेस के नीचे नहीं जाएगा, सॉरी सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगा उस कंटेनर के। आराम से वो फ्री होके चल रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से ये समझ में आ रहा है? थर्ड केस से जाइए, थर्ड केस को लेके आइए। थर्ड केस में क्या है कि सर बी एफ इज ग्रेटर देन एम जी, ठीक है। बी एफ पहले लिख लिया मैंने, तो रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज ग्रेटर देन रो ऑब्जेक्ट इंटू वी ऑब्जेक्ट इंटू जी। क्या हुआ? कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए। जी से जी कैंसिल, वीओ से कैंसिल, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है सर? ये नज़र आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, या सीधा सीधा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, हाँ या ना? अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे फील करवाइएगा। मैं इन दोनों बातों को यहाँ पे एक साथ ऐड करना चाहता हूँ, दूसरे और तीसरे को। क्यों करना चाहता हूँ? इसका कारण मैं समझा रहा हूँ। देखो यार, हम अगर चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उस पानी के अंदर ना डूबे, तो हमको नज़र आ रहा है कि दो कंडीशन में, या तो बराबर हो बायोंसी फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स के, या ज़्यादा हो बायोंसी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के। या अगर मैं ऊपर ऊपर अब बात करूँ तो क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो? लिक्विड की डेंसिटी से कम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम या उसके बराबर होगी, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं, ठीक है ना। इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं। कौन से केस में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी जिसमें उसको रखा गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आज का
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो बायोन्सी क्या है सर? बायोन्सी एक फिनोमिना है, पानी की एक प्रॉपर्टी है। पानी यानी लिक्विड, लिक्विड यानी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर ऐसा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और समझ लिया, मतलब यहाँ तक समझ लिया, तो एक और छोटी सी बात को मैं समझा देता हूँ। इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज आपको इसका PDF नोट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ उन सबको मैं बाय नोट्स दे दूंगा आपको। चलिए देखिएगा, देखिए अभी मैंने बात किया कि भैया पानी है या फ्लूइड है। फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड है, लिक्विड मतलब पानी। ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड और लूँगा, दूध के अंदर ऐसा नहीं होगा, तेल के अंदर ऐसा नहीं होगा, सबके अंदर होगा। मेनली मैं पानी ले रहा हूँ, चलो हटा दो, अभी लिक्विड ले लेता हूँ। ठीक है, लिक्विड, फ्लूइड यानी लिक्विड। और अगर लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं, किसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? बायोन्सी। बायोन्सी मतलब बायंट फोर्स आया। और ये बायंट फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या बोल दिया सर, क्यों आखिर ऐसा बोला? एक्चुअल में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगता है, समझ पा रहे हैं ना? यानी कहाँ से लगता है? उसके सेंटर से लगता है। अर्थ खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को तो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से खींचती है उसको, समझ पा रहे हैं? तो वैसे जो बायोन्ट फोर्स होता है वो भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगता है। ठीक है, एक्ट लाइक GF, दैट मीन्स इट इज आल्सो एक्ट, सॉरी हाँ बोल सकते हैं, एक्ट टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट and that center is called बायोन्ट सेंटर या बायोन्सी सेंटर। ठीक है, आर सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी। क्लियर है? जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे सेंटर ऑफ बायोन्सी। क्लियर है? अब इसको समझिएगा, समझा जाए? बिल्कुल सर। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और पानी के अंदर है, तब लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इस लिक्विड के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से mg लग रहा होगा, हाँ या ना? यस और नो? और इसके सेंटर ऑफ मास पे ही कौन काम कर रहा होगा? बायोन्सी फोर्स। कब? जब एक ऑब्जेक्ट टोटली पानी में डूबा हुआ होगा तब। तो उसका बायोन्सी सेंटर क्या होगा सर? उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? एंड दैट इज द सेंटर ऑफ मास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ COM एंड दैट इज आल्सो COB, सेंटर ऑफ बायोन्सी। कब? ये फर्स्ट केस देखना, जब ऑब्जेक्ट टोटली क्या होगा? डूबा होगा, टोटली इमर्स्ड। ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू COB। ठीक है, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ बायोन्सी। एंड सेंटर ऑफ मास ही क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ बायोन्सी। यानी जिस सेंटर से कौन काम कर रहा है? mg काम कर रहा है, उसी सेंटर से कौन काम करेगा? COB, बायोन्सी फोर्स। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। एक बात और समझिए, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो? पूरा डूबा हो। ऑब्जेक्ट ऊपर भी तो डूबा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो? ऑब्जेक्ट क्या हो सर? डूबा ही ना हो, तो बायोन्सी फोर्स तभी भी लग रहा होगा, हाँ या ना? बायोन्सी फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तब कहाँ से लग रहा है? तो जितना पार्ट उसका पानी के अंदर डूबा है उतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है उतने पे उस सेंटर ऑफ मास पे कौन काम कर रहा होगा? बायोन्सी फोर्स। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे फील कर लेना, जैसे मान लो अगर ये पूरा नहीं डूबा है, यही ऑब्जेक्ट है, पूरा नहीं डूबा है, आधा डूबा है, ठीक है,
आधा डूबा है, ठीक है। तो मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिख रहा है। ये मैंने इसको बोल दिया सेंटर ऑफ मास, SOCOM सेंटर ऑफ मास है। और यहाँ के इस सेंटर ऑफ मास से कौन खींच रहा होगा, पृथ्वी खींच रही होगी, यानी इस केंद्र से कौन खींच रही होगी, पृथ्वी खींच रही होगी। लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो ये नहीं होगा, इस बार चेंज हो जाएगा। जब पानी के अंदर पूरा पूरा है तब तो क्या होगा, तब तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ बायोन्सी बन जाएगा, वहीं पे दोनों उसी सेंटर से दोनों काम करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तब जितना भाग डूबा हुआ है, व्हेन पार्शियली इमर्स्ड, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। पार्शियली इमर्स्ड होगा तब उस कंडीशन में जितना भाग डूबा हुआ है उतने भाग का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, इतने ही भाग का अपना एक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास को हम क्या बोलेंगे तब, सेंटर ऑफ बायोन्सी। क्लियर है, यानी इससे काम कर रहा होगा हमारा COB, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने बातें बोली है, लिखी नहीं है। अगर पार्शियली इमर्स्ड है तब उस कंडीशन में जितना भाग डूबा हुआ है उतने भाग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और उस सेंटर ऑफ मास पे क्या लगता है, सेंटर ऑफ बायोन्सी। निकालने की जरूरत नहीं होगी आपको, वो एक्ट कर रहा होगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमेशा जो बायोन्ट फोर्स होता है वो कहाँ से काम करता है, सेंटर से काम करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। भाई एक्ट एक दूसरे के तरीके से करेगा तभी तो एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, ये रिपेल कर पा रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे की तरह काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। समझ में आ रहा, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हमने बात समझ ली, यानी जब टोटली इमर्स हो और पार्शियली इमर्स हो और सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होती है, ये जब समझ लिया तो फिर हमारा जो कहानी है अभी का वो मोड़ ले चुका है एक नए प्रिंसिपल की ओर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यानी अब हमको एक स्टोरी के अंदर अपने आप को ले जाना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में हम एक प्रिंसिपल को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और वे प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, छोटा मोटा प्रिंसिपल नहीं है। जैसे कि अभी इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आप पास्कल का नियम देख के आए हैं, और उस नियम ने देखा उस नियम में आप लोगों ने देखा कि उस नियम ने ही बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को बना दिया। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कि भैया क्या होता है उस मशीन से, बड़े से बड़ा क्या बनाया जा सकता है, बड़े से बड़ा फोर्स बनाया जा सकता है, बड़े से बड़ा फोर्स बनाया जा सकता है कम फोर्स में, ठीक है। आप जो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे हैं उसको हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। सोचिए फोर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आ जाएगा, यानी आप 2 गुना फोर्स दोगे तो हो सकता है 10 गुना फोर्स डेवलप करके दिखा दे। कौन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और ये सब किसके अनुसार चल रही हैं, पास्कल के नियम के अनुसार, हाँ या ना। उसी तरीके से एक और प्रिंसिपल, एक और कानून, एक और नियम आने जा रहा है जिसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और ये जितनी भी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, ये सब उस प्रिंसिपल को समझने के लिए ज़रूरी थी। समझ पा रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोगों ने बस एक बेस तैयार किया, फाउंडेशन तैयार किया। अब हम प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। आई होप आज की कहानी आप लोगों ने समझ ली होगी। ये पूरी कहानी अगर आप लोगों ने समझ ली होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ तक पूरा डन करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देख रहे होंगे, ठीक है। इतनी बातें आप पहले क्लियर करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, और एक बहुत बड़े प्रिंसिपल को अच्छे से समझेंगे और उसके भी प्रिंसिपल को समझेंगे, ओके। सर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, मैं प्रिंसिपल नहीं बोलना चाहता था, मैं एप्लीकेशन बोलना चाहता था। समझ पा रहे हैं, जैसे पास्कल का एप्लीकेशन आया था, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन, वैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है या आर्किमिडीज का जो नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक बातें समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा, ओके। कोई दिक्कत, ठीक। थैंक यू वेरी मच।